को नमस्कार। आज बात करते हैं किर्गिज़ की। किर्गिज़ जो जनजाति है वो मध्य एशिया के विस्तृत पठारों तथा समीपवर्ती प्रदेशों, जिसको अपन कह सकते हैं उत्तर में ओब नदी की प्रशाखाओं से लेकर दक्षिण की ओर पामीर के पठार तक तथा पश्चिम में वोल्गा से लेकर तुर्कमान प्रांत के कुछ भागों तक किर्गिज़ जाति विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। इस विशाल भूखंड पर अपना आधिपत्य रखने वाले खानाबदोशों की ये जाति वस्तुतः मंगोलों और तुर्कों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। इनकी आकृति मंगोलों से अधिक मिलती जुलती है और उनकी बोली है वो तातारियों जैसी है। इस जाति के दो प्रमुख समूह है, कारा किर्गिज़ जो उत्तर पश्चिम प्रदेशों में बसे हुए हैं और किर्गिज़ कज़ाक जो स्टेप्स के मैदानों में, घास के मैदानों में जिनका आवास बना हुआ है। किर्गिज़ शब्द पारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है 40 पुत्रियाँ। इस जाति के बड़े बूढ़ों का कहना है कि हजरत नूह के एक पुत्र का नाम किर्गिज़ था जो बाढ़ के समय तुर्किस्तान से आकर बस गया। किंवदंती है कि उसी की 40 पुत्रियाँ हुई और उनकी संतानें कालांतर में किर्गिज़ कहलाई। पामीर के पठारों पर बसे हुए किर्गिज़ों की 4 उपशाखाएँ मानी गई है, नियावान, किपचाक, तेईत और कज़ाक। ये है पामीर के पठारों पर बसने वाली 4 इनकी शाखाएँ किर्गिज़ों की उपशाखाओं में भी अनेक उपभेद है। किर्गिज़ों के वास्तविक प्रतिनिधि कारा किर्गिज़ माने जाते हैं जो आदिकाल से ही अपने पड़ोसियों के संपर्क में बहुत कम आए हैं। भौगोलिक वातावरण की बात करें तो चीन, साइबेरिया तथा मध्य एशियाई स्टेपी प्रांत की सीमाएं जिस स्थान पर एक कोण के आकार में आकर मिलती है वह उत्तरी एशिया की झीलों तथा पहाड़ियों का एक सुंदर भूभाग है। वहीं बैकाल नामक एक प्रसिद्ध झील है जिसे लोग सागर कहते हैं और किंचित नमकीन जल की ये झील सेमीपालसिंस्क तथा सेमिरेलसिंक नामक क्षेत्रों के मध्य 480 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें अनेक नदियाँ आके गिरती है किंतु उनमें कभी बाढ़ नहीं आती। इल्ली नामक नदी भी इसी झील में आकर गिरती है जिसके मुहाने की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। और इस नदी घाटी के निचले भाग में किर्गिज़ जाति की छोटी छोटी बस्तियां पाई जाती है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि 7 नदियों का जो यह आकर जो क्षेत्र है इसमें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु एक समान प्रभाव पड़ता है। पहाड़ियों के कारण क्षेत्र आंधी तूफानों से भी सुरक्षित है। किर्गिज़ों की अनेक उपजातियां जिनमें कज़ाक सम्मिलित है इसी में बसी हुई है, परंतु कारा किर्गिज़ जितने सौभाग्यशाली नहीं है। वे ऊपर के प्रदेशों में निवास करते हैं और जीवन संघर्ष अपेक्षाकृत उनका कठिन होता है। कारा शब्द का मतलब होता है किर्गिज़ भाषा में काला, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस जाति के लोग काले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि काले रंग के नमदों से बने हुए तंबुओं में रहने के कारण इन्हें कारा किर्गिज़ कहा जाता है। शारीरिक संगठन की बात करते हैं तो किर्गिज़ लोग कद में साधारण होते हैं, उनका शरीर का गठा हुआ होता है, सुडौल और मजबूत होता है और मंगोल शाखा के होने के कारण उनकी आकृति पड़ोस की मंगोल जातियाँ जैसी ही पाई जाती है और सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ कम और कहीं कहीं तक ये मानो आप दाढ़ी मूँछों में नाम निशान भी नहीं होता। आंखें छोटी और तिरछी, नाक चपटी होती है, चेहरा चौड़ा और मुँह छोटा होता है, मुँह चेहरा चौड़ा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं और चमड़ी का रंग कुछ भूरा मटमैला होता है। वस्त्रों की बात करते हैं तो अधिक आकर्षक नहीं कहा जा सकते इनके वस्त्र। शीत ऋतु में पशु चर्म से बड़े मोटे अंगरखे और चुस्त पाजामे पहनते हैं और चौड़ी आस्तीन वाले चोगे और लवादे और सिर पर भेड़ के ऊन से बनी भारी टोपी, उस पर बंधा हुआ फेंटा तथा एक चौड़ा कमरबंद ये लोग पहनते हैं। स्त्रियां मुख्य रूप से सूती पगड़ियाँ धारण करती है और जिसमें सिक्के की बातें तथा जेवर लटके होते हैं और चुंगी तथा घाघरे के ऊपर कुर्ता तथा उस पर एक लवादा सा पहने रहने का इनके पास इनमें रिवाज है। और अमीर लोग जो होते हैं वो मलमल का चोगा पहनते हैं, कमरबंदों पर घोड़े की जीनों और लगामों
में सोने चांदी का मुख्य रूप से काम होता है। और स्त्रियां पुरुषों की पोशाक लगभग ये मानो आप एक सी होती है। घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं तो इनका स्थायीकरण नहीं होता। प्रकृति इनकी एक जगह रहने की भी नहीं होती है। शीतकाल में यह बर्फ़ जम जाने के कारण पशुओं को लेकर सुरक्षित घाटियों में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में घास सूखने के कारण से ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते और इधर उधर इनको भटकना पड़ता है। और भोजन की बात करते हैं तो अच्छा, मुख्य रूप से ये तंबुओं में निवास करते हैं। भोजन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये पशुओं से प्राप्त मांस इनका प्रमुख भोजन है। और विशेष रूप से उसमें भी बकरे का मांस ये खाते हैं, रोटी ये नहीं खाते। दाल बनाकर अवश्य ये पीते हैं। गाय भैंस का दूध पीते हैं। पनीर वगैरह भी, दूध, पनीर, मक्खन। और इनका प्रमुख है खट्टे दूध को सड़ा कर ये कुमिस नाम की शराब बनाते हैं, जिसके ये बड़े शौकीन होते हैं। काम में मुख्य रूप से इनका जो प्रमुख काम है, जूते, टोपियाँ, ढाल, पेटियाँ, प्यालियाँ, टोकरियाँ, पानी भरने की मस्क ये बनाने का काम करते हैं। और पशुओं की हड्डियों से खूंटे, कांटे, सुइयाँ, नसों में चमड़े से ये धागे बनाते हैं। और सींग से बटन और तुरई नामक वाद्य यंत्र बनाते हैं। इनके कई कबीले होते हैं और कबीलों के साथ घूमते हैं ये। और परस्पर अपना जो ये होता है काम को ये बांट लेते हैं। और कभी कभी किसी कबीले में पशुओं की संख्या बहुत हो जाती है तो घास से काम नहीं चलता तो ये दूसरे कबीले के चरागाहों में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। घास और पानी की चोरी ये पाप नहीं समझते हैं। और किर्गिज शब्द का जो अर्थ होता है वो चोरी होता है, अतः ये दूसरों के यहाँ चोरी करना को अपराध नहीं मानते। और किर्गिज लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो अब सबसे पहले अपने घोड़ों को लेके जाते हैं। अच्छी और बढ़िया घास ये घोड़ों को खिलाते हैं। उसके बाद में गाय, भैंस, अंत में बकरियां खाती है। ये इनका जो सिस्टम होता है। पशुओं को चराना, रखवाली करना पुरुषों की जिम्मेदारी होती है। स्त्रियां घर का काम करती है और पशुओं को धोने का, घास पानी देने का, खाना पकाने का ये काम मुख्य रूप से स्त्रियां करती है। इनका कुटुंब बहुत बड़ा होता है। संयुक्त प्रणाली होती है परिवार की। लड़के लड़कियां, बहुओं और नौकर चाकरों से पूरा होता है। घर में जितने लोग होते हैं पशुओं को पालने और उनको धोने की उतनी ही सुविधा इनके पास में होती है। किर्गिज लोग संकीर्ण और पुराने विचारों के होते हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन इनको अच्छा नहीं लगता। और संसार के अन्य भागों से ये संबंध न रहने के कारण इच्छानुसार स्वतंत्र जीवन जीते हैं। ये आलसी और ये घमंडी होते हैं। कठिनाइयाँ दूर करने का कोई उपाय न सोच कर केवल भाग्य के भरोसे बैठने की इनकी एक प्रवृत्ति होती है। और यह है कारा किर्गिज की विशेषता होती है कि घोड़े के उनका जन्म है ना घोड़े की जीन पर होता है। ऐसा कहा जाता है कारा किर्गिजों के बारे में कि इनके कथन में सत्यता है कि ये उच्च कोटि के अश्वारोही होते हैं। और इनकी संपन्नता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास में, उस व्यक्ति के पास में कितने घोड़े हैं। और दूध तो प्राय सभी पशुओं का व्यवहार में काम में लिया जाता है। भेड़ बकरियों से दही, दूध, पनीर वगैरह जैसा मैंने आपको बताया जा चुका। ऊँटनियों से प्राप्त जो दूध होता है वो क्यूमिस नामक दूध या शराब ये बनाने के शौक होते हैं। इनके मकान की बात करें तो खानाबदोश ये होते हैं। तंबू और खेमों में मुख्य रूप से गोल या स्तूपाकार इनका जो होता है तंबू वो ऊनी नब्दे का बनाया जाता है, जिसको समेटकर एक दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। इसमें बने हुए सरकंडों से झोपड़ियाँ बनाने का भी इनके पास प्रचलन है। भोजन सामग्री सरलता से उपलब्ध हो जाती है तो ये लोग बड़े ही मौज से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और सामाजिक समारोह में दौड़, कुश्ती, गाने बजाने, शादी विवाह उत्सव वगैरह इनका मनाने का इनमें रिवाज है। इनके मृतकों के अंतिम संस्कार व बंधु भाइत्व संबंधियों अतिरिक्त इष्ट मित्रों और जाति के प्रमुख व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होते हैं, भले ही कोई 50 मील दूरी पर ही क्यों नहीं रहता हो।
कबीले में किसी की भी मृत्यु होने पर अवश्य जाते हैं और उसके संस्कार में ये सम्मिलित होने का इनका रिवाज है। ऐसे अवसर पर मरने वाले व्यक्ति का सर्वाधिक प्रिय घोड़ा उसकी कब्र के पास लाया जाता है और फिर उसकी दुम काट दी जाती है। 1 वर्ष पश्चात जब शोक की अवधि समाप्त समझी जाती है तब उस घोड़े का उस कब्र पर बलिदान दिया जाता है। कब्र के ऊपर कोई मकबरा या छतरी या छोटी मोटी समाधि खड़ी कर देने का भी इन लोगों में ऐसा रिवाज माना जाता है। ये मूर्ति पूजा को त्याग कर कई लोगों ने मुसलमान धर्म को अपना रखा है और यद्यपि इन मस्जिद और मुल्लाओं की संख्या नाम मात्र की ही है, लेकिन इन्हें इस्लाम का अनुयायी कहा जा सकता है। इस प्रकार ये समाप्त। धन्यवाद सभी को एक बार। थैंक यू।